हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। वीवर्स, हमारी आज की कहानी वेयरवोल्फ पे आधारित है, जिसे मैंने रेडिट से लिया है और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वेयरवोल्फ इंसान और भेड़िए का मिश्रण होता है, जिसके लिए बहुत सारी बातें हम और आप सुनते रहते हैं। वेयरवोल्फ ग्रीक की पौराणिक कथाओं में हमें सुनने को मिलता है। कहते हैं ग्रीक में कुछ ऐसी जनजाति थी जो महीने में एक बार खुद को भेड़िए में बदल लेती थी। उनके ब्लड या सलाइवा के कांटेक्ट में आने वाला भी वेयरवोल्फ हो जाता है और इसी तरह वेयरवोल्फ की जनसंख्या ग्रोथ करती है। कुछ लोग कहते हैं ये इंसान होते हैं और किसी खास रिचुअल या साधना के माध्यम से वेयरवोल्फ बनते हैं, और कुछ लोग इसे एक बीमारी मानते हैं और उनका मानना है ये एक बीमारी है जिसमें इंसान के दांत, नाखून और बाल भेड़िए जैसे हो जाते हैं और इस बीमारी में इंसान दरिंदा बन जाता है। और लाखों लोग वेयरवोल्फ के देखे जाने का दावा करते हैं। लोग कहते हैं वेयरवोल्फ नेचुरल मौत नहीं मरता, इसे मारने के लिए प्योर सिल्वर शस्त्र होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी वेयरवोल्फ पे आधारित छोटी सी जानकारी। अगर कुछ बातें मुझसे छूट गई हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो व्यूअर्स, बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम लैचलन है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं स्कॉटलैंड का रहने वाला हूँ। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसे आप सिर्फ मनोरंजन और कहानी न समझें, बल्कि मैं अपने आप में बहुत परेशान हूँ और मुझे आपके सजेशन और मदद की ज़रूरत है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 2020 में घटित हुई घटना है, जब मैं मात्र 18 साल का था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सेंट एंड्रयू शहर में रहता था। मेरे पिताजी की जॉब चली गई थी। उनके जॉबलेस हो जाने के बाद हम कुछ महीने सेंट एंड्रयू में रहे, लेकिन फिर आखिर में हमें अपना शहर वाला घर छोड़ना पड़ा। हम शहर छोड़ के स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में आ गए। अपनी प्राइवेसी के लिए मैं उस गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये हमारे दादा दादी का गांव था। यहाँ हमारे पास बहुत सारे खेत और पालतू जानवर हैं। जब अपने माता पिता के साथ इस गांव में पहुंचा तो मैं बहुत खुश हो गया था। ये बहुत ही हरा भरा, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ आबादी कोई खास नहीं है। 30 से 35 घर शायद ही इस गांव में आपको देखने को मिलेंगे। अपना होश संभालने के बाद आज पहली बार मैं कोई गांव देख रहा था। हम अपनी दादी के घर पहुंचे, अपना सामान रखा और रहने के लिए घर की सेटिंग करने लगे। उसी बीच वहाँ के कुछ पड़ोसी आए। उन्होंने हमें वेलकम कहा और घर की सेटिंग में हमारी मदद करने लगे। नॉर्मली हर जगह पड़ोसी ऐसा ही करते हैं। हमारा सारा सेटअप हो गया था। हमने वहाँ रहना शुरू किया और कुछ ही दिनों में अपनी उम्र के लोकल लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई। मैं यहाँ नया नया आया था, इसलिए यहाँ के सारे लड़के मेरे आसपास ही रहते। गांव और जंगलों की हर बात वो बारी बारी मुझे बताते थे। उन्होंने मुझे यहाँ के लेजेंड्स के बारे में बताया। वो बोले ये जंगल वेयरवोल्फ का क्षेत्र है। शाम ढलने के बाद कोई जंगल के आसपास भी नहीं जाता, विशेषकर पूर्णिमा की रात। जिस रात चांद पूरा निकलता है उस रात तो कोई इस जंगल की तरफ देखता भी नहीं। पूरी रात वहाँ भेड़ियों की चीख सुनाई देती है। मैं सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में सुन चुका था, लेकिन इसे बस एक कल्पना और कहानी भर ही मानता था। इसीलिए उन लड़कों की बात सुनकर मैं उन पे हंसने लगा। उन्होंने मुझे उस जंगल में घटी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई, मगर उनकी बताई हुई किसी भी कहानी को मैंने सीरियस नहीं लिया। तभी गांव के रहने वाले मेरे एक दोस्त जॉय ने मुझसे कहा, अगर तुम इन बातों को सच नहीं मानते तो फिर पूर्णिमा की रात बस 10 मिनट
तुम इस जंगल में रह के दिखाओ। मैंने सबके सामने 10 मिनट उस जंगल में जाने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले कुछ दिनों के बाद जब पूर्णिमा की रात आई, मैंने अपने उन दोस्तों से कहा आज रात में जंगल में जाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया और बोले जितना हो सके इस जंगल से दूर ही रहो। यहाँ के बूढ़े लोग बताते हैं ये जंगल वेयरवुल्फ का इलाका है। वो गांव वालों को हानि तो नहीं पहुंचाते, लेकिन पूर्णिमा की रात वो अपने इलाके में इंसानों का आना पसंद नहीं करते। मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। अपना मान बढ़ाने के लिए मैं उनकी बातों को अनसुना करके आज रात जंगल में जाने की जिद पर अड़ गया। तब उन लोगों ने मुझसे कहा बहुत ज्यादा दूर तक जंगल के अंदर मत जाना, हम सब यहीं बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुमको कुछ भी अजीब लगे तुरंत जंगल से वापस आ जाना। रात के करीबन 11 बजे थे। जंगल से अब तक भेड़िए की कोई आवाज नहीं आई थी, जबकि मेरे दोस्तों ने बताया था पूर्णिमा की रात जंगल में भेड़िए चीखते हैं। इसलिए मुझे और भी यकीन हो गया था कि इस जंगल में वेयरवुल्फ वाली बात मात्र गढ़ी हुई झूठी कहानियां हैं। मैंने अपने मोबाइल में गाना प्ले करके कानों में ब्लूटूथ लगाया और जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जंगल का रास्ता साफ दिख रहा था, इसलिए बिना हिचकिचाहट के मैं आगे बढ़ता रहा। जंगल में कुछ दूर पहुंच के एक जगह पे मैं रुका, चारों तरफ देखा, अब तक सब कुछ नॉर्मल था। वहीं खड़े रहकर मैंने 2 से 3 सिगरेट पी और 10 मिनट बीत जाने के बाद मैं वापस जंगल के बाहर आने लगा। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। अपने दोस्तों पे हंसने के लिए एक्साइटेड होकर मैं अभी कुछ ही कदम वापस चला था, मैंने अपने सामने 10-15 फीट की दूरी पर किसी जानवर को बैठे हुए देखा। अचानक से किसी को अपने सामने बैठा देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरा रोम रोम डर से कांप उठा था, लेकिन उसी पल मैंने खुद को संभाला और सोचा ये कोई कुत्ता या कोई जानवर होगा। वो जो भी था अब तक चुपचाप बैठा हुआ था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और डरते डरते मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के उसको देखने लगा, लेकिन फ्लैश लाइट जलते ही उसने 10 फीट की दूरी से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरा कंधा उसके जबड़ों में आ गया था। मैंने एक झटके से उसको खुद से अलग किया। आप यकीन करें, अब वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। काले काले घने बालों में घिरा हुआ 7-8 फीट लंबा मस्कुलर इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा भेड़िए जैसे था। 2 शब्दों में समझना चाहें तो आप उसे भेड़िए और इंसान का मिश्रण कह सकते हैं। अब मैं वहां से सरपट दौड़ पड़ा। मुझे थोड़ी सी राहत थी क्योंकि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में मैं जंगल से बाहर आ गया। वो लोग मुझे बाहर देख के बहुत खुश हुए, मेरी पीठ थपथपाई। मुझे वो बहादुर और हीरो समझ रहे थे, क्योंकि जंगल के अंदर क्या हुआ था ये बात मैंने उनको बताई ही नहीं थी। लेकिन मन ही मन मैं दोबारा जंगल में न जाने की कसम खा चुका था। मैं वापस घर आ गया। मेरे कंधे पे वेयरवुल्फ के दांतों का हल्का हल्का सा घाव आ गया था। उस पे मैंने मरहम लगाया और सो गया। जंगल में मेरे साथ क्या हुआ, मेरा कंधा कैसे जख्मी हुआ, ये सारी बातें मैंने किसी को नहीं बताई। वो पूरा महीना बहुत नॉर्मल और आराम से गुजरा और अब तक मैं अपने साथ हुए इस हादसे को भूल गया था। लेकिन अगले महीने की पूर्णिमा वाली रात आई। मैं डिनर कर रहा था। खाना खाते खाते जब मेरी नज़र मेरे हाथ पे पड़ी, मैं डर और हैरत में डूब गया। मेरे हाथों पे काले काले धब्बे आ गए थे, नाखूनों से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे पूरे शरीर की स्किन ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे मेरी बॉडी के हर तरफ से कुछ फट के बाहर आना चाह रहा हो। मौसम बहुत नॉर्मल था, लेकिन फिर भी मैं प्यास और गर्मी से बेहाल था। मैं अपने रूम में गया और बहुत देर तक अपने बेड पे तड़पता रहा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद है।
शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड से नीचे गिरा हुआ था। मैं घबरा के उठा, अपना हाथ और नाखून देखा, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मारे डर के ये सारी बातें मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को नहीं बताई। और अगले महीने की पूर्णिमा की रात मेरे साथ फिर वही सब शुरू हो गया। इस बार मेरा जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल कर पा रहा था। मैं गर्मी, प्यास और दर्द से बेचैन होकर घर से बाहर निकला और उस जंगल की तरफ भाग गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल में पड़ा हुआ था। मेरे हाथों में सूखा हुआ खून लगा था और मेरा पूरा शरीर भारी लग रहा था। मुझे अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। मुझसे थोड़ी दूरी पे एक कटा फटा हिरन पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता उसे मैंने मार के खाया था या किसी और ने। आज 1 साल से ज्यादा हो गया है। हर पूर्णिमा की रात मेरे साथ यही होता आ रहा है। मैं अपने परिवार और दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं वो सब मुझे छोड़ न दें। मैं अपने दोस्तों और परिवार को नुकसान न पहुँचा दूँ, इसलिए अब हर पूर्णिमा की शाम होते ही मैं खुद जंगल में चला जाता हूँ क्योंकि पूर्णिमा की रात से अगली सुबह तक मुझ पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। शायद पूर्णिमा की हर रात मैं कोई जानवर मार के खाता हूँ क्योंकि जब अगली सुबह मुझे होश आता है तो मेरा हाथ और मेरा जबड़ा खून में सना हुआ होता है। मेरी आंखें बहुत उदास रहती हैं। मुझे प्यास बहुत लगती है। मेरी ज़बान सूखी है। मेरी पूरी बॉडी पे खरोंच के निशान रहते हैं। मुझे हमेशा कच्चे मीट की गंध आती है और कच्चा मीट खाने के लिए मेरा मन हमेशा उतावला रहता है। शायद मैं सच में वेयरवोल्फ हो चुका हूँ, लेकिन मुझे इस लाइफ से नफरत है। मैं वापस पहले जैसा होना चाहता हूँ, पहले जैसी अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। आपके पास कोई सजेशन, कोई रास्ता, कोई दवा या कोई रिचुअल हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मेरी मदद करें। मैं वापस इंसान बनना चाहता हूँ। मेरा नाम एमेलिया है और मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये हमारे साथ घटी एक सच्ची आपबीती है, लेकिन अपनी आपबीती बताने से पहले मैं इस कहानी को छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मेरा छोटा सा परिवार है। अपने परिवार में मैं, मेरा बड़ा भाई जेम्स, मेरे माता पिता और मेरे दादाजी रहते हैं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं। हम दोनों भाई बहन पढ़ाई करते हैं और मेरे पिताजी एक फॉरेस्ट रेंजर हैं। वो जर्मनी के ही ब्लैक फॉरेस्ट में ड्यूटी पे होते हैं। मेरे दादाजी एक रिटायर्ड आर्मी मैन हैं और अब वो हमारे घर से 4 मील दूर हमारे फार्म एरिया में खेती बाड़ी करते हैं। फॉरेस्ट रेंजर होने के कारण मेरे पिताजी अपने परिवार यानी हम लोगों को समय नहीं दे पाते और कई बार हम लोगों ने अपने पिताजी को इस बात का ताना भी दिया है। एक बार हम लोगों ने बहुत जिद किया, तब हमारे पिताजी ने हमें समय देने के लिए 10 दिन की छुट्टी लिया था। वो घर पे थे। एक दिन दादा आए और बोले, भुट्टे यानी मकई, कॉर्न की फसल तैयार हो चुकी है। तुम लोगों को 2 दिन अपने फार्म हाउस के भी मज़े लेने चाहिए। खेती के पास हमारा अच्छा सा फार्म हाउस भी था। हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी आंटी, उनके 2 बच्चों को भी हमने अपने साथ ले लिया। अपनी ज़रूरतों का सारा सामान पैक किया और अपने ट्रक पे बैठ के हम 4 मील दूर फार्म हाउस की तरफ चल दिए। हम शाम में करीबन 5 बजे अपने फार्म हाउस पे पहुंचे थे। ये बहुत ही शांत, सुनसान लेकिन खूबसूरत जगह थी। आसपास और कोई घर नहीं था, बस दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत और पहाड़ थे। हम फार्म हाउस पे पहुंचे। कुछ देर आसपास हमने मस्ती किया। रात घिरने लगी थी। दादाजी ने कहा, आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा, तुम सब आज आराम करो। हल्की हल्की ठंड हो रही थी। दादा ने फार्म हाउस के बाहर ही आग जलाई। वहीं बैठे बैठे वो हमारे लिए डिनर तैयार कर रहे थे। हम सब भी उनके साथ जलती हुई आग के पास बैठे रहे।
तभी बैठे बैठे हमें आग में भुना हुआ भुट्टा खाने का मन हुआ। मैं दादाजी से पूछकर फार्म हाउस के ठीक सामने अपने खेत से भुट्टा तोड़ने चली गई। अंधेरा तो था, लेकिन हमारा खेत जस्ट हमारे ही सामने था, इसलिए मैंने कोई फ्लैश लाइट नहीं ली। अपनी 8 साल की कजिन बहन के साथ मैं खेत में चली गई। हम दोनों खेत के थोड़ा सा अंदर गए। कुछ भुट्टे हमने तोड़े थे। तभी मैंने अपने लेफ्ट साइड किसी को खड़ा हुआ देखा। मेरी हाइट 5.7 फीट है, लेकिन वहाँ जो खड़ा था मैं उसके कंधे तक आ रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। अंधेरे में वो कुछ ज़्यादा ही काला लग रहा था, मगर बिना हरकत किए हुए वो चुपचाप शांति से खड़ा था। हमारे यहाँ पकी हुई फसलों को जानवरों से बचाने के लिए कुछ लोग अपने खेतों में एक स्टैच्यू खड़ा कर देते हैं, जिसे देखकर जानवर खेतों से दूर भाग जाते हैं। उसकी शांति और खामोशी देखकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई पुतला है जिसे दादाजी ने फसलों को जानवरों से बचाने के लिए यहाँ रख दिया है। मैंने कुछ भुट्टे तोड़े और वापस आ गई। खेतों में पुतले का होना नॉर्मल बात थी, इसलिए किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। भुट्टा एंजॉय करने के थोड़ी देर बाद वहीं आग के पास हमारे दादा ने खाना लगा दिया और हम सब डिनर करने बैठ गए। अभी हमारा खाना परोसा ही जा रहा था, मैंने थोड़ी दूरी पर उसी जैसे दिखने वाले दूसरे पुतले को खड़ा देखा। आग की रोशनी में वो हमें थोड़ा साफ साफ दिख रहा था। बहुत अजीब सा था, इंसानों जैसा 2 पैरों पे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा किसी काले कुत्ते या भेड़िए जैसा था। बिना पलके झपकाए वो हमारी तरफ एकटक देखे जा रहा था। मैंने मजाक में अपने दादाजी से कहा, आप स्टैच्यू बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन इतना डरावना मत बनाया करिए, वरना रात के अंधेरे में आप खुद अपने बनाए हुए पुतले देखकर डर जाएंगे। लेकिन अपने दादाजी का जवाब सुनने के बाद मेरे अंदर मानो डर की एक सिहरन दौड़ गई। वो हंस के बोले, मैं रिटायर्ड सोल्जर हूँ, फसलों से जानवरों को दूर रखने के लिए मैं अपनी गन का यूज़ करता हूँ, मैंने कभी पुतले नहीं बनाए। मैंने कहा, नहीं, आपने तो पुतला बनाया है। अंदर खेत में भी मैंने पुतला देखा था, यहाँ भी सामने आपने एक पुतला खड़ा कर रखा है। तभी मेरी बातों पे हंसते हुए जब मेरे दादा ने उस पुतले की तरफ अपनी गर्दन घुमाई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हमारी तरफ मुड़े और बहुत घबराते हुए बोले, तुम सब जल्दी जल्दी फार्म हाउस के अंदर चले जाओ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने फिर चिल्ला के कहा, तुम सब जल्दी फार्म हाउस के अंदर जाओ। हम सब बिना कुछ सोचे भाग के फार्म हाउस के अंदर आ गए। दादाजी जलती हुई लकड़ी की आग लेकर वहीं खड़े थे। उस पुतले के सामने आग लहरा लहरा के मेरे दादा चिल्ला रहे थे, तुम यहाँ से दूर जाओ, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। लेकिन अब तक वो पुतले जैसी दिखने वाली आकृति मेरे दादा के इतना सब कुछ करने के बाद भी स्थिर थी। दादा ने वहीं से मेरे पिताजी को आवाज़ लगाई, जॉर्डन, तुम अपनी गन निकालो और वहीं से इसकी तरफ फायर करो। हम अब तक उसे पुतला समझ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था दादाजी उसे देखकर इतना क्यों घबरा गए हैं, वो पुतले पे फायरिंग क्यों करने बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने दादा की बात सुनने के बाद 2 राउंड उस पुतले पर फायर कर दिया और फिर हमने देखा वो पुतले जैसी दिखने वाली आकृति अपना सर आसमान की तरफ उठा के बहुत तेज़ आवाज़ में भेड़िए की तरह चिल्लाई और साइड में खेत के अंदर भाग गई। उसके बाद दादाजी दौड़कर फार्म हाउस में आए, सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे से लॉक किया। वो बहुत घबराए हुए थे, हम सब भी बहुत डरे हुए थे। हम रात का खाना नहीं खा सके थे। हमारे पूछने पर दादाजी ने बताया, मैंने अपने खेत में कोई पुतला नहीं लगाया है और जिसे तुमने देखा है वो कोई पुतला नहीं था, वो एक वेयरवुल्फ था। ये हमारा लक है कि आज पूर्णिमा की रात नहीं है और आम दिनों में वेयरवुल्फ कमज़ोर और लेज़ी होते हैं। पूर्णिमा की रात इनके अंदर अजीब सी सुपर पावर आ जाती है। अगर आज पूर्णिमा होती, न तुम उस खेत से वापस आती, न हम सेफ्टी से फार्म हाउस के अंदर आ पाते। सुबह होते ही हम अपने घर वापस आ गए, लेकिन इस आपबीती को हम आज तक नहीं भूल सके। इस घटना को करीबन 3 साल हो गए हैं।
मेरे दादा अभी भी उसी फार्म हाउस में रहते हैं, लेकिन दादा बताते हैं उसके बाद फिर आज तक दोबारा उन्हें वहाँ कोई वेयरवुल्फ नहीं दिखाई दिया। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, और फ्यूचर में अगर आप फिर वेयरवुल्फ पे आधारित कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपको वेयरवुल्फ पे आधारित सच्ची और अच्छी कुछ कहानियाँ सुनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।